क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर है हमारा 11वां। इसका अंतिम पार्ट है पार्ट 4 और यहाँ पे हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो क्लास 12th ESP न्यू ग्रुप सर्च करिए टेलीग्राम पे, आपको हमारा ग्रुप मिलेगा, आप ज्वाइन कर लो। और हमने MCQ टेस्ट स्टार्ट कर दिए, जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एकलव्य ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी होगी और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, वहाँ से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको MCQ टेस्ट मिलेंगे कई सारे सब्जेक्ट के, आप दे सकते हैं। और टेस्ट का शेड्यूल क्या है, किस दिन कौन से टेस्ट डाले जाते हैं, मैं आपको चैप्टर के एंड में बता दूंगा, वीडियो के एंड में, आप वहाँ से समझ लेना। तो देखिए, सबसे पहले हम टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ कि पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 तक अगर आपने देखा होगा तो आपने ये समझ लिया होगा कि किस प्रकार से ये जो सैन्य विद्रोह था, एक तरह से सैनिकों का विद्रोह था, लेकिन बाद में कैसे, मतलब शुरुआत इसकी 1857 में जब हुई तो उसमें सेना के जरिए ये हुआ था, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे ये फैला और इसमें क्या हुआ, अन्य लोग भी इसमें शामिल होते गए, इसमें किसान भी जुड़ गए, गांव के लोग भी जुड़ गए, ठीक है। इसमें काश्तकार वगैरह जो भी थे, सब ने मतलब इनका साथ दिया, ठीक है। आम लोग भी इस आंदोलन में जुड़ चुके थे। तो फिर क्या क्या हुआ, पार्ट 1 से लेके पार्ट 3 तक आपको बिल्कुल डिटेल में बताया है, उस पर नहीं जाएंगे। चलिए देखते हैं, टॉपिक को शुरू करते हैं। वैकल्पिक सत्ता की तलाश। हुआ क्या था, अब अंग्रेजों को मारा पीटा गया था, कई जगह पे अंग्रेजों के हाथ से सत्ता जा चुकी थी, यानी विद्रोहियों ने कई जगह पे अपना शासन स्थापित कर लिया था, या फिर वहां पे कब्जा कर लिया था, या फिर ये लगा लो अंग्रेजों से आज़ाद करा लिया था। कब्जा करना नहीं, आप ये समझिए कि अंग्रेजों से आज़ाद ही हो गया था वो कुछ स्थान। देखिए क्या हुआ कि ब्रिटिश शासन ध्वस्त हो जाने के बाद लखनऊ, कानपुर, दिल्ली जैसे स्थानों पर विद्रोहियों ने एक प्रकार की सत्ता स्थापित कर ली, ठीक है। या फिर आप शासन वहाँ पे ये समझिए कि उन्होंने शासन स्थापित कर लिया। अब इनका जो उद्देश्य था वो क्या था, अंग्रेजों से मतलब अंग्रेज जो इनके साथ अत्याचार कर रहे थे उसके खिलाफ मतलब ये आए थे आंदोलन में। लेकिन ये कहीं ना कहीं ऐसा मतलब ऐसी दुनिया की स्थापना करना चाहते थे जो अंग्रेजों से पहले थी, यानी कि अंग्रेज जब भारत में आए उससे पहले का जो व्यवस्था रही होगी वो उस व्यवस्था में जाना चाहते थे, यानी अंग्रेजों वाला जो शासनकाल था उसमें उन्हें बहुत ज़्यादा अत्याचार झेलने पड़े, इसलिए वो अंग्रेजों से पहले की दुनिया को पुनर्स्थापित करना चाहते थे, ठीक है, दोबारा स्थापित करना चाहते थे। इन नेताओं ने पुरानी दरबारी संस्कृति का सहारा लिया। दरबारी संस्कृति मैंने आपको बताया था कि आपने अवध वाला टॉपिक जब पढ़ा था पार्ट 2 में या पार्ट 3 में, मैंने आपको जब बताया था कि जब वहाँ के अवध के नवाब को वहाँ से हटा दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, तो क्या हुआ था कि वहाँ की दरबारी संस्कृति भी समाप्त हो गई थी। बहुत सारे लोग थे, चाहे वो इतिहासकार रहे हों, लिखने वाले हों, चाहे वो चित्रकार हों, ठीक है, चाहे वो दरबार के बावर्ची हों, चाहे वो शिल्पकार रहे हो, सबका मतलब एक तरह से वहाँ पे रोजगार चला गया था। अंग्रेजों ने वो दरबारी संस्कृति खत्म कर दी थी। तो इन नेताओं ने क्या करा, दोबारा से वो जो पुरानी दरबारी संस्कृति थी उसका सहारा लिया। ये पॉइंट आप बिल्कुल याद करते जाएं, समझ में आपको आना चाहिए, ठीक है। इन्होंने क्या करा, विभिन्न पदों पर नियुक्तियां की, टैक्स कलेक्शन यानी कि जो भू राजस्व है उसको वसूली करनी है और सैनिकों का वेतन देना है, इन सब चीज़ों का इन्होंने इंतजाम कर लिया था। इन्होंने हुक्म जारी करा कि लूटपाट जो है वो बंद कर दो, ठीक है, उसको बंद किया जाए। और इसके साथ अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध जारी रखने की योजनाएं भी बनाई गई। अब लूटपाट बंद करने की बात कही गई है, यहाँ पे ये मत समझ लेना कि अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध खत्म कर दिया। अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध नहीं खत्म हुआ, अंग्रेजों के साथ युद्ध जारी है और उसके लिए योजनाएं भी बनाई जा रही है। इन सारे प्रयासों में विद्रोही जो थे उन्होंने 18वीं सदी के मुगल जगत से ही प्रेरणा ले रहे थे, जो यानी कि मुगल जगत रहा होगा या संसार रहा होगा, उससे प्रेरणा ले रहे थे। विद्रोहियों द्वारा स्थापित किए गए शासन संरचना का पहला उद्देश्य युद्ध की जरूरतों को पूरा करना था। पॉइंट बहुत तगड़ा है, इसे समझिए। विद्रोही जो थे उनके द्वारा स्थापित किए गए शासन संरचना, यानी विद्रोहियों ने अपना शासन स्थापित कर लिया था। इनके शासन का जो पहला उद्देश्य था वो ये था कि युद्ध की जरूरतों को पूरा करना, क्योंकि इनको पता है एक तरफ है विद्रोही, दूसरी तरफ है अंग्रेज, इनके बीच में चल रहा है एक तरह से संघर्ष, ठीक है। विद्रोही भी मारे जा रहे हैं और अंग्रेज भी मारे जा रहे हैं। अब कुछ जगह पे विद्रोहियों का कब्जा हो गया या फिर उनका शासन हो गया, आप ऐसा समझ लीजिए। अब ऐसे में इनका मेन उद्देश्य वहाँ पे सत्ता
मतलब सत्ता का फायदा लेना नहीं है, ये कोई शासन चलाने के लिए यहाँ पे नहीं आए हैं, बल्कि इनका पहला उद्देश्य जो है वो है युद्ध की जरूरतों को पूरा करना। क्योंकि इन्हें पता है कि अंग्रेज को इन्होंने वहां से हटा जरूर दिया होगा, लेकिन पूरी तरीके से अंग्रेज यहाँ से समाप्त नहीं हुए हैं, उनसे इनका संघर्ष चल रहा है। तो यही इनका पहला उद्देश्य था। ये शासन संरचना जो थी, अब यहाँ पे एक पॉइंट और समझो कि ये सत्ता स्थापित हो गई, आप पढ़ते हो कुछ समय के लिए, लेकिन ये ज़्यादा दिनों तक की नहीं थी, यानी कि ज़्यादा दिनों तक अंग्रेजों की मार ये बर्दाश्त नहीं कर पाए। अब देखिए अगला टॉपिक है दमन। यहाँ से आपके पेपर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, एक मार्शल योजना वाला क्वेश्चन है, वो पूछा जा सकता है। तो इसे समझिए, दमन का मतलब क्या होता है। दमन का मतलब होता है बलपूर्वक विद्रोह को दबाना, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं बलपूर्वक किसी को दबाना, ठीक है, किसी कुचलना, आंदोलन को कुचलना या फिर विद्रोह को दबाना, उस वो क्या कहलाएगा, दमन। तो अंग्रेज जो थे वो पीछे हटने वाले ये भी नहीं थे, एक तरफ विद्रोही, दूसरी तरफ अंग्रेज। अंग्रेजों ने सोचा कि अब इनसे बदला लेना है, अब इन भारतीयों ने हमारे साथ ऐसा करा है तो अब हम इनको इनसे बदला लेना है। तो इसीलिए इन्होंने दमन की नीति अपनाई, यानी कि जो भारतीयों का जो आंदोलन था उसको कुचलने के लिए इन्होंने जो नीति अपनाई, उसे समझिए। थोड़ा सा क्वेश्चन बनता है आपका यहाँ से। देखिए अंग्रेजों के द्वारा विद्रोह को कुचलने का प्रयास किया गया, लेकिन ये आसान साबित नहीं हुआ, क्योंकि आपको पता है विद्रोह जो था बड़े लेवल पे फैल चुका था। उसमें विद्रोह में आम लोग भी शामिल हो चुके थे, ठीक है, हर कैटेगरी के लोग, हर वर्ग के लोग विद्रोह में शामिल हो चुके थे। इसीलिए अंग्रेजों के लिए इसको कुचल पाना आसान नहीं था, पर उन्होंने इसको प्रयास किया। उत्तर भारत को दोबारा जीतने के लिए अंग्रेजों ने, समझिए, उत्तर भारत को दोबारा जीतने के लिए टुकड़ियों को रवाना करने से पहले अंग्रेज ये चाह रहे थे कि उत्तर भारत में हम अपनी टुकड़ियां, सैनिक टुकड़ियां भेजें दोबारा से जीतने के लिए। उससे पहले हम क्या कर लें, उपद्रव जो चल रहा है उसको शांत करें। यानी कि अंग्रेजों ने उत्तर भारत में अपनी सैन्य टुकड़ियां भेजने से पहले उपद्रव शांत करने के लिए फौजियों की आसानी, यानी जो फौजी हैं इनके, सिपाही हैं जो इनके, उनकी आसानी के लिए कई कानून पारित कर दिए हैं। अब ये कानून जो है एक तरह से आप काले कानून की तरह से समझ सकते हैं, यानी कि इसमें काफ़ी ज़्यादा भारतीयों को नुकसान था। अब क्या है ये समझिए, यहाँ पे इन्होंने क्या करा, मार्शल लॉ लागू कर दिया। अब ये मार्शल लॉ क्या होता है, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखिए मार्शल लॉ एक तरह से आप ये समझ लीजिए, एक ऐसा शासन है जहाँ पे सेना को बहुत ज़्यादा पावर दे दी जाती है, यानी सेना को ज़्यादा शक्तियाँ दे दी जाती हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से मार्शल लॉ, और मार्शल लॉ लगाने की जरूरत कब पड़ती है, जब देश में कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो जाए और कोई मतलब खतरा हो जाए, तब ऐसे में सेना को उतारना पड़ता है इस तरीके से। तो ये हुआ, यहाँ पे इन्होंने क्या करा, मई जून 1857 की बात है, बहुत सारे कानून इन्होंने लगा दिए, पारित कर दिए। उसी में से एक कानून था मार्शल लॉ। मार्शल लॉ जो था उत्तर भारत में लागू कर दिया, यानी सेना को दे दिया इन्होंने बहुत ज़्यादा शक्तियाँ। अब समझिए थोड़ा सा इसको, मार्शल लॉ के तहत, यानी इस कानून के तहत जो फौजी अफसर थे और जो आम अंग्रेज, यानी कि इस मार्शल लॉ के तहत फौजी अफसर तथा आम अंग्रेजों को भी इतनी पावर दे दी कि वो हिंदुस्तानियों पर मुकदमा चला सकते हैं, उनको सजा भी दे सकते हैं। यानी कि अब ये जो पहले देखिए, मान लो मार्शल लॉ नहीं है तो क्या प्रोसेस होता है, कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी होती है तो उसका क्या प्रोसेस होता है, पुलिस आएगी, एफआईआर वगैरह होगी, ठीक है, उसके बाद मुकदमा वगैरह बनेगा, कोर्ट में जाएगा मामला, कोर्ट में उसको लड़ा जाएगा, इस तरीके से होता है ना पूरा प्रोसेस। अब वो वाला प्रोसेस नहीं है, क्योंकि अब लग चुका है मार्शल लॉ। अब जो है अधिकार किसके पास आ गए, फौजियों के पास, यानी जो भी मतलब अफसर रहे उनके पास अधिकार ज़्यादा चले गए। और यहाँ तक कि उन्होंने आम अंग्रेजों को भी, जो यानी आम अंग्रेज रहे होंगे, जो मतलब आप ये समझ लो जो फौजी नहीं रहे होंगे, अंग्रेज थे केवल, उनको भी अधिकार दे दिया कि वो हिंदुस्तानियों पर मुकदमा भी चला सकते हैं और उनको सजा भी दे सकते हैं। जिन और किन किन हिंदुस्तानियों पे ये मुकदमा चलाना था, जिन पे विद्रोह में शामिल होने का शक हो, यानी उनको लगता है कि भाई ये व्यक्ति विद्रोह में शामिल था, इसने नुकसान पहुंचाया है, तो उसको सजा दे सकते हैं। मार्शल लॉ लागू होने के बाद सामान्य कानून की प्रक्रिया जो थी वो रद्द कर दी गई। अब देखिए ये सामान्य कानून का मतलब वही है जो मैंने आपको बताया, यानी पहले क्या होता है सामान्य कानून में, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी होती है, एफआईआर वगैरह होगी, पुलिस वगैरह जो भी प्रोसेस है, कोर्ट में मामला जाएगा, फिर चलेगा केस, ये होता है सामान्य। यानी अब ये सामान्य कानून प्रक्रिया जो थी वो खत्म, अब सब कुछ है मार्शल लॉ। अब फौजी अफसर जैसा चाहेंगे वैसा कर सकते हैं, ये था। अंग्रेजों ने ये स्पष्ट कर दिया, बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि विद्रोह की केवल एक ही सजा है, यानी जो भी विद्रोह में शामिल है
उसकी केवल एक ही सजा है, और वो सजा क्या है? सजाए मौत। ध्यान से समझिए। तो यहां से क्वेश्चन आपका बनता है, इसलिए इस पे आपको टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना था। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, सजाए मौत नए कानूनों के द्वारा तथा ब्रिटेन से मंगाई गई नई नई जो नई टुकड़ियां थी, उससे अंग्रेज सरकार ने विद्रोह को कुचलने का काम शुरू कर दिया। ब्रिटेन से उन्होंने सैनिकों की टुकड़ी मंगा ली अंग्रेजों ने, और शुरू कर दिया आंदोलन को कुचलना। अंग्रेज जो थे वो दिल्ली के महत्व को समझते थे। देखिए दिल्ली अगर आप देखोगे मैप में, कुछ इस प्रकार से मैप में देखोगे तो आपको जो दिल्ली मिलेगी, फिर इधर की तरफ आपको पंजाब मिलेगा, तो इधर की तरफ आपको कलकत्ता मिलेगा। तो दिल्ली जो था इसका महत्व अंग्रेज समझते थे बहुत अच्छे तरीके से। तो उन्होंने क्या करा, दिल्ली उनको वापस लेनी थी। तो उन्होंने क्या करा, अंग्रेजों ने क्या दिमाग लगाया कि एक तरफ से हमला नहीं करेंगे, उन्होंने दो तरफा हमले किए। यानी दो तरफ से हमले बोले, एक तो कलकत्ता की तरफ से, ठीक है, और दूसरा पंजाब की तरफ से, यानी इधर से दिल्ली की तरफ हमला हुआ। दिल्ली में कब्जे की कोशिश जो थी अंग्रेजों की तरफ से शुरू हुई थी जून 1857 में। यानी अंग्रेजों ने जून 1857 में दिल्ली को अपने वापस पाने के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू कर दी। लेकिन जून में ये कार्रवाई पूरी नहीं हो पाई। लगभग सितंबर के आखिर में जाके दिल्ली को अंग्रेज वापस ले पाए। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा संघर्ष जो था वो चलता रहा। तो ये जो हमले हो रहे थे, इसमें एक तरफ अंग्रेज थे, दूसरी तरफ विद्रोही थे। तो इसमें हमले जो हुए, इसमें दोनों ही पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। बहुत सारे अंग्रेज भी मारे गए और बहुत सारे भारतीय भी मारे गए। विद्रोही जो थे वो दिल्ली को बचाने के लिए आ चुके थे दिल्ली की तरफ। अंग्रेजों को दोबारा सभी गांव जीतने थे, क्योंकि जो उनके हाथ से जा चुके थे। और इस बार जो लड़ाई थी वो आसान नहीं थी अंग्रेजों के लिए। अब आसान क्यों नहीं थी? देखिए, विद्रोही केवल सिपाही नहीं थे इस समय में। इस समय में सिपाहियों को सपोर्ट मिल चुका है गांव का, ठीक है, इनको सपोर्ट मिल चुका है किसानों का, इनको समर्थन दे रहे हैं नवाब लोग जो भी रहे होंगे पहले, इनको सभी आम आदमी जो है वो सभी सपोर्ट कर रहे हैं। यानी सिपाहियों के साथ बहुत सारे लोग थे। तो अब अंग्रेजों के लिए दोबारा से गांव जो जीतना था, गांव जीतने की जो लड़ाई थी वो आसान नहीं थी, ठीक है, क्योंकि गांव के जो आम लोग थे वो भी विद्रोहियों के साथ हो चुके थे। अवध में एक अंग्रेज अफसर ने ऐसा अंदाजा लगाया, उसने देखा कि भाई बहुत सारे लोग हैं, यानी कि उसने ऐसा एस्टिमेट लगाया कि कम से कम 3/4 जो वयस्क हैं, जो अडल्ट हैं, अडल्ट जो पुरुष हैं, वो पुरुषों की जो आबादी है वो विद्रोह में शामिल थी, ऐसा इन्होंने कहा है, ठीक है। इस इलाके को लंबी लड़ाई के बाद 1858 के मार्च में अंग्रेज दोबारा अपने नियंत्रण में ले पाए। तो अवध जो है उसमें और ज़्यादा समय लग गया। तो आप यहाँ पे संघर्ष समझ रहे हैं कि किस प्रकार से अंग्रेजों और विद्रोहियों के बीच में संघर्ष हो रहा है। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। क्या था इसमें यहाँ पे कि किस प्रकार से विद्रोहियों ने विद्रोह किया, लड़ाई झगड़ा चला, अंग्रेजों को मारा, और बहुत सारी जगह जो थी दिल्ली, लखनऊ और ऐसी जगहों को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन बाद में अंग्रेज जो थे, ठीक है, इन्होंने ब्रिटेन से सेना मंगवा ली और वापस इसको अपने कब्जे में लेना शुरू करा। लेकिन इसमें नुकसान जो हुआ दोनों तरफ को हुआ और बहुत ज़्यादा हुआ। अंग्रेजों ने सैनिक ताकत का भयानक पैमाने पर इस्तेमाल किया। उत्तर प्रदेश के काश्तकार और जो बड़े भूस्वामी थे उन्होंने क्या करा, अंग्रेजों का विरोध कर दिया, विरोध शुरू कर दिया। ऐसे में अंग्रेज जो थे, अंग्रेज समझ चुके थे कि ये जो भूस्वामी और काश्तकार और ये आम आम लोग जो हैं ये सब एक हो चुके हैं। उन्होंने सोचा कि इनकी एकता को तोड़ना है। अगर ये इनकी एकता को तोड़ दिया जाएगा, इनके बीच में फूट डाल दी जाएगी, तो आराम से मतलब क्या है, अंग्रेज फायदा उठा सकते हैं। तो ऐसे में अंग्रेजों ने इनकी एकता को तोड़ने के लिए क्या किया, जमींदारों को लालच दिया या फिर आश्वासन दिया जमींदारों को कि उन्हें उनकी जागीर जो उनसे ली गई थी वो वापस दे दी जाएगी, ठीक है। यानी कि जो जमींदार अंग्रेजों का साथ देगा उसको उसकी जागीर लौटा देंगे। और विद्रोह का रास्ता मान लो कोई ऐसा है जमींदार, मान लो जो साथ नहीं देता है, विद्रोह का रास्ता अपनाता है, तो ऐसे जमींदार का क्या किया जाएगा, जमीन से उसको बेदखल कर दिया जाएगा। लेकिन जो जमींदार अंग्रेजों के सपोर्ट में आएगा उसको जागीर वगैरह दे दी जाएगी, ठीक है। यानी ऐसा ही करा इन्होंने, जो इनके खिलाफ था जमीन से बेदखल हुआ, और जो इनके साथ था यानी जो वफादार था अंग्रेजों के साथ, उसको इन्होंने क्या करा, उसको इनाम दिया इन्होंने, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखने हैं। आगे देखते हैं टॉपिक विद्रोह की छवियां। चलिए समझते हैं इस टॉपिक को। देखिए, विद्रोहियों की सोच हमें कैसे पता लगेगी, तो आपने पढ़ा था, ये मैंने इससे पहले वाले पार्ट में भी बताया था कि विद्रोहियों की सोच हम
को पता करने के लिए, समझने के लिए हमको बहुत ज़्यादा स्रोत नहीं मिले, या फिर हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा सबूत नहीं मिले, ठीक है। तो विद्रोही जो थे उनकी सोच को समझने के लिए दस्तावेज जो हैं वो काफ़ी, यानी जो डॉक्यूमेंट है वो काफ़ी कम मिले हैं। विद्रोहियों की कुछ घोषणाएं मिली है, कुछ अधिसूचनाएं मिली है, उनकी कुछ नेताओं के पत्र मिले, उस समय के कुछ नोटिफिकेशन वगैरह मिले थे। लेकिन ज़्यादातर इतिहासकार जो हैं वो क्या करते हैं, उस 1857 के विद्रोह के समय होने वाली घटनाओं को समझने के लिए क्या करते हैं, अंग्रेजों द्वारा लिखे गए जो डॉक्यूमेंट हैं या जो भी किताबें रही होंगी, उन दस्तावेजों को ध्यान में रखकर ही विद्रोहियों की कार्यवाही पे चर्चा करते हैं, ठीक है। जबकि अंग्रेजों के जो दस्तावेज हैं उसमें एक कमी है। अब अंग्रेजों के दस्तावेज को देखकर इतिहास अगर लिखा जाएगा तो उसमें कमी क्या होगी, उसमें कमी ये होगी कि अंग्रेजों की सोच का पता लगता है, वो उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा, उसमें कहीं ना कहीं हमें अंग्रेजों की सोच का पता लगेगा, लेकिन जो विद्रोही की जो सोच थी उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पा रही है। तो ये एक बड़ी समस्या थी। सरकारी अगर ब्यौरे देखे जाए या फिर आप सरकारी जानकारियां देखे जाएं तो उसमें कोई कमी नहीं है, सरकारी यानी कि अंग्रेजों के द्वारा जो ब्यौरे हैं उसमें कोई कमी नहीं, लेकिन जो विद्रोही वाले जो ब्यौरे हैं वो ना के बराबर हैं या फिर बहुत कम मिले हैं। तो देखते हैं क्या क्या। जो औपनिवेशिक प्रशासक थे यानी अंग्रेजों के जो अधिकारी थे और जो फौजी थे, वो अपनी चिट्ठियों में, अपनी डायरियों में, अपनी आत्मकथा, अपने सरकारी इतिहासों में अपना 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 विवरण दर्ज कर गए। उन्होंने उस टाइम पे जो देखा 1857 के विद्रोह के समय में, वो दर्ज कर गए कि कैसे कैसे विद्रोह हुआ, कहाँ कहाँ हुआ, कौन कौन शामिल हुए, क्या A to Z सारी चीज़ें उसमें विवरण मिलता है। बहुत सारे मेमो, रिपोर्ट, नोट्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें मिली हैं जो कि परिस्थितियों को आकलन करने में, समझने में, ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि सरकार की क्या सोच थी उसको समझने में, या अंग्रेजों का जो रवैया था उसको समझने में, ये जो चीज़ें मिली हैं वो काम आ जाती हैं। इनमें बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट हैं, दस्तावेज जो है, इनको सैनिक विद्रोह रिकॉर्ड्स पर केंद्रीय खंडों में संकलित भी किया गया है, यानी उसको इकट्ठा भी किया गया है, ठीक है, किताब की तरह पूरा कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ, सारी चीज़ों को। इन दस्तावेजों में हमें अफसरों के भीतर, यानी जो अंग्रेज अफसर थे उनके भीतर जो डर था और जो बेचैनी थी, ठीक है, वो देखने को मिलती है, क्योंकि उस समय में अंग्रेज डर गए थे। कई सारे अंग्रेज जो थे उनको मार दिया गया था, ठीक है। तो जो बचे हुए थे वो डर चुके थे, क्योंकि विद्रोही जो थे वो बहुत बड़े लेवल पे विद्रोह फैल चुका था, ठीक है। तथा विद्रोहियों के बारे में उनकी सोच का भी पता लगता है। ब्रिटिश अखबार, देखिए उस समय में होता क्या था कि जो भी मतलब यहाँ पे हो रहा था, जो भी यहाँ पे इंडिया में हो रहा था 1857 में विद्रोहियों और अंग्रेजों के बीच में, वो सारी खबरें जो थी अंग्रेजों के वहाँ जो ब्रिटेन था वहाँ के अखबारों में छपती थी, यानी ब्रिटिश अखबारों में और वहाँ की मैगजीन में विद्रोह की घटनाओं को इस प्रकार से छापा जाता था कि वहाँ के नागरिकों में प्रतिशोध यानी गुस्सा, या फिर आप प्रतिशोध को कह सकते हो बदला, रिवेंज, कहीं ना कहीं उन नागरिकों में बदला लेने और सबक सिखाने वाली भावना पनपती थी, क्योंकि उनको इस तरीके से बताया जाता था सब कुछ कि जो विद्रोही भारतीयों को वो बर्बर समझते थे। देखिए यहाँ पे मैं कुछ वर्ड यूज़ कर रहा हूँ जो आपको किताबों में मिलेंगे। वो भारतीयों को बर्बर कहते थे, वो भारतीयों को असभ्य समझते थे और अपने आप को बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा समझदार समझते थे अंग्रेज। तो ऐसे में क्या था, उनके मन में ये भावना आ रही थी कि मतलब भारतीय जो है वो बिल्कुल नुकसान पहुंचा रहे हैं, अंग्रेजों को मार रहे हैं, तो इनको इनका बदला लेना चाहिए, इनको सबक सिखाना चाहिए। अंग्रेजों और भारतीयों द्वारा तैयार की गई कई तस्वीरें सैनिक विद्रोह का एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड रही है, क्योंकि उस समय में अंग्रेजों के द्वारा भी तस्वीरें कुछ बनाई गई थी, कैद की गई थी, कुछ पेंटिंग भी मिली है और भारतीयों द्वारा भी, ठीक है। तो उससे भी बहुत सारा मतलब सैनिक विद्रोह के समय जो जो हुआ था काफ़ी जानकारियाँ मिल जाती है, रिकॉर्ड मिल जाते हैं। आगे देखिए, रक्षकों का अभिनंदन। विद्रोह के दौरान अंग्रेजों को चुन चुन के जहां जहां मिल रहे थे अंग्रेज, उनको खूब मारा जा रहा था। ऐसे में अंग्रेजों द्वारा बनाई तस्वीरों को देखने पर तरह तरह की भावनाएं और प्रतिक्रियाएं नजर आती है। अंग्रेजों ने भी कई जो रहे उन्होंने चित्रकार, उन्होंने कई सारी तस्वीरें बनाई है। उन्होंने क्या करा, तस्वीरों में किस तरीके से दिखाया, अंग्रेजों को जो बचाने और विद्रोहियों को जो कुचलने वाले अंग्रेज नायक थे उनका खूब गुणगान किया गया। यानी कुछ ऐसे अंग्रेज भी थे जो विद्रोहियों को मार रहे थे, ठीक है, अंग्रेजों को बचाने पे लगे हुए थे, उसको नायक यानी हीरो की तरह दिखाया उन्होंने। उदाहरण देखिए, आप एग्जाम्पल समझिए, 1859 में यानी 1859 में टॉमस जॉन्स बार्कर, आप नाम थोड़ा सा ध्यान रखें, याद रह जाए अगर आपको।
1859 में टॉमस जॉन्स बारकर द्वारा बनाया गया चित्र था रिलीज ऑफ लखनऊ। एक बार थोड़ा ध्यान से देख लो इसको, ये आपकी NCERT की जो किताब है आपको वहां पे ये चित्र मिल जाएगा, ठीक है। तो नाम क्या है इस चित्र का? रिलीज ऑफ लखनऊ। तो जब विद्रोहियों की टुकड़ी ने लखनऊ पर घेरा डाल दिया, यानी लखनऊ को घेर लिया, तो ऐसे समय में लखनऊ के कमिश्नर जो थे वो थे हेनरी लॉरेंस। इन्होंने क्या करा, ईसाइयों को इकट्ठा किया, जो अंग्रेज थे, जो क्रिश्चियन थे, इनको इकट्ठा किया और सुरक्षित रेजिडेंस में जाकर पनाह ले ली, रेजिडेंसी में, क्योंकि इनको पता था कि विद्रोही जो हैं वो बिल्कुल आग बबूला हो रखे हैं और ऐसे में जरूरी क्या है, जरूरी ये है कि किस तरीके से मतलब इनको बचाया जाए, तो इसीलिए इन्होंने सुरक्षित जगह पे जाके पनाह ले ली। लेकिन हेनरी लॉरेंस जो था वो बाद में मारा गया, ठीक है। लेकिन कर्नल इंग्लिश के नेतृत्व में रेजिडेंसी जो थी उसको बचा लिया गया, सुरक्षित रख लिया गया। 25 सितंबर को क्या हुआ, जेम्स ऑट्रम और हेनरी हैवलॉक वहां पे पहुंच गए। उन्होंने क्या करा, विद्रोहियों को तितर बितर कर दिया, हटा दिया वहां से, और ब्रिटिश टुकड़ियां जो थी उसको मजबूती प्रदान करी। इनके आने से ब्रिटिश टुकड़ी जो थी एक तरह से उनको फायदा हुआ, क्योंकि इन्होंने भारतीयों को पीछे हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये शायद ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं आपसे। बहुत ज़्यादा डीप अगर पेपर आता है तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वरना ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएंगे बिल्कुल भी। 20 दिन के बाद अंग्रेजों का नया कमांडर जो था कॉलिंग कैपबेल, ठीक है, भारी तादाद में सेना लेके वहां पे पहुंच गया। उसने ब्रिटिश रक्षक, जब इतनी सारी सेना वहां पे पहुंच गया लेकर, तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश रक्षक सेना जो था, जो घेरा हुआ था, उसको छुड़ाया उसने, और इस तरीके से धीरे धीरे अंग्रेजों की स्थिति जो थी यहाँ पे ठीक होने लगी थी। अंग्रेज औरतें तथा ब्रिटेन की प्रतिष्ठा। अब यहाँ पे समझिए आप पॉइंट, भारत में औरतों और बच्चों के साथ जो हिंसा हुई थी उसकी जो खबरें होती थी ना, वो ब्रिटेन के लोग वहां पे अपने अखबारों में, अपनी मैगजीन में पढ़ते थे। जब उन पढ़ते थे तो वो गुस्से से भर जाते थे, यानी उनके अंदर प्रतिशोध यानी गुस्सा, एक तरह से आप समझिए बदला लेने की भावना होती थी और सबक सिखाने की मांग करते थे। अंग्रेज अपनी सरकार से मासूम औरतों की इज्जत बचाने और बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने की मांग करने लगे। यानी ब्रिटेन के जो अंग्रेज थे वो कहने लगे ब्रिटेन की सरकार से कि भाई भारत में क्या हो रहा है, वहाँ पे विद्रोही जो है हमारे अंग्रेज औरतों को मार रहे हैं, आदमियों को मार रहे हैं, ठीक है, बच्चों को मार रहे हैं, तो उनको सुरक्षा प्रदान की जाए, बच्चों को और औरतों की इज्जत बचाई जाए। चित्रकारों ने भी सदमे और दुख वाली अपनी चित्रात्मक अभिव्यक्तियों के जरिए इन भावनाओं को आकार प्रदान किया। देखिए जो चित्रकार होते हैं वो उस समय जो घटनाएं हो रही होती हैं उसको, उसका मार्मिक वर्णन, दर्दनाक वर्णन अपने चित्रों के द्वारा करते हैं। जो लेखक होते हैं वो उस समय की जो घटनाएं होती हैं उसका वर्णन लिखने के द्वारा करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आप समझते हैं अच्छे से, तो ये सब चल रहा था। जोसेफ नोएल पैटन, देखिए अंग्रेजों के नाम है, थोड़ा याद रख सकते हो तो ठीक है। जोसेफ नोएल पैटन ने सैनिक विद्रोह के 2 साल बाद इन मेमोरियल नाम का कोई पेंटिंग समझ लो या चित्र बनाया। इस चित्र में अंग्रेज औरतें जो थी और बच्चे एक घेरे में एक दूसरे से लिपटे दिखाई दे गए, यानी कि एक कुछ औरतें हैं और कुछ बच्चे हैं एक दूसरे से लिपटे हुए हैं, घेरे में बैठे हुए। शकल से देखोगे तो ये बिल्कुल लाचार और मासूम दिख रहे हैं, जैसे कोई भयानक घड़ी की आशंका में, यानी कि इनको लग रहा है कि कोई खतरनाक समय आने वाला है। वे अपनी बेइज्जती, हिंसा और मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं। इन मेमोरियल में भीषण हिंसा नहीं दिखती पर इशारा जरूर करते हैं उसकी तरफ। अब आपने ये पूरा का पूरा पढ़ा, अब इस चित्र को देख लो थोड़ा एक बार। यहाँ पे देखिए ये महिला है और ये कुछ बच्चे भी हैं छोटे छोटे, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, और ये सब एक दूसरे से लिपटे बैठे हुए हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये चिंता में दिख रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि मतलब इन पे खतरा आने वाला है, और ये मासूम भी दिख रहे हैं। ऐसा ये कुछ वामपंथी इतिहासकारों ने कहा है। इनको मासूम इसलिए दिखाया जा रहा है इनको, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि भाई जो अंग्रेज जो भारतीयों के साथ करते हैं, अगर अंग्रेज भारतीयों को मारते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं, तब वो मासूम नहीं होते। लेकिन अगर यही नुकसान अंग्रेजों को पहुंचा दिया जाता है भारतीयों के जरिए, तो वो मासूम हो जाते हैं। ऐसा कुछ इतिहासकारों ने लिखा है। ये आपके एनसीईआरटी की लैंग्वेज है जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ध्यान से इसे देखिए, समझिए। आगे देखिए कुछ अन्य चित्रों में औरतें अलग तेवर में भी दिखाई दी। इनमें वे विद्रोहियों पे हमले से खुद को बचा रही हैं, यानी विद्रोहियों के हमले से खुद को बचाव करते हुए नजर आई। उन्हें वीरता की मूर्ति के रूप में दर्शाया गया।
इन चित्रों में विद्रोही जो है जो अपने आप को बचा रही हैं औरतें, उनको वीरता की मूर्ति दिखाया जा रहा है और विद्रोहियों को दानव के रूप में यानी राक्षस के रूप में दर्शाया गया है। एक चित्र है जहां पे 4 कद्दावर आदमी हाथों में तलवार और बंदूक लिए एक अकेली औरत पर हमला कर रहे हैं। तो देखिए एक बार ध्यान से चित्र में आपको दिखा देता हूं। अब देखो यहाँ पे एक औरत है और ये 4 आपको यहाँ पे 3-4 दिख रहे होंगे, एक यहाँ पे, एक ये पड़ा, एक इधर है, एक इधर है। ये क्या कर रहे हैं, इस औरत पे, अकेली औरत पे हमला कर रहे हैं। इस चित्र में इज्जत और जिंदगी की रक्षा के लिए औरतों के संघर्ष की आड़ में एक गहरा धार्मिक विचार प्रस्तुत किया गया है। इसमें क्या दिखाया गया है कि औरत जो है वो ईसाइयत की रक्षा कर रही है, यानी क्रिश्चियनिटी जो है उसकी रक्षा कर रही है, धर्म से जोड़ के दिखा दिया। और जमीन पे एक किताब भी पड़ी हुई है जिसको कहा गया है बाइबल है। अब देखिए कहाँ पे किताब आपको दिख रही है, तो यहाँ पे आपको एक किताब दिख रही है जो कि बाइबल है। तो ये जो जो भी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था, ये जो टाइप कर रखा है, इसका चित्र जो है आपके सामने यहाँ पे है, किताब में आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते पर चैप्टर में है तो मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा बहुत। ठीक है, आगे देखिए, प्रतिशोध और सबक, गुस्सा बहुत ज़्यादा था। और यहीं पे एक चित्र है, यहाँ पे समझिए न्याय। ये जो महिला आप देख पा रहे हो, इसके हाथ में, एक हाथ में तलवार है, दूसरे हाथ में ढाल है और ये इनको कुचल रही है लोगों को और गुस्से में है, जैसा आप चित्र में देख रहे हो। तो चलिए समझते हैं। न्याय की एक रूपात्मक स्त्री छवि यहाँ पे दिख रही है। इसके एक हाथ में तो तलवार दिख रही है, दूसरे हाथ में ढाल दिख रही है। इसकी मुद्रा जो है बहुत ही आक्रामक है बिल्कुल, और इसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बदला लेने की तड़प दिखाई दे रही है और सिपाहियों को तो पैरों तले कुचल रही है। जबकि भारतीय औरतों और बच्चों की भीड़ जो है वो डर से कांप रही है। ये इस चित्र में बताया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा भी जो अंग्रेजों की प्रेस थी उसमें असंख्य ऐसे चित्र और कार्टून जो थे वो छापे गए थे। अब देखिए दहशत का प्रदर्शन, डर, प्रतिशोध और सबक सिखाने की चाह इस बात पर भी पता लग जाती है कि जो अंग्रेज थे वो किस प्रकार से और कितने निर्मम तरीके से विद्रोहियों को मौत के घाट उतार रहे थे। अंग्रेजों के मन में भारतीयों के प्रति नफरत और गुस्सा तो पहले ही था, या पहले से ही समझते, लेकिन इस 1857 के विद्रोह हो जाने के बाद अंग्रेजों के मन में गुस्सा जो था वो और ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, उन्होंने क्या करा, बहुत निर्मम तरीके से मतलब हत्याएं की, विद्रोहियों को मौत के घाट उतारा। कुछ को तो उन्होंने तोप के जो मुंह होता है, तोप का मुहाना जो होता है उसमें बांध दिया और तोप से उड़ा दिया। कुछ को फांसी पे लटका दिया। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा मतलब अंग्रेजों के मन में नफरत थी यहाँ पे। इन सजाओं की तस्वीरें जो थी वो कई सारी मैगजीन में और छापकर वो दूर दूर तक पहुंचा दी गई थी, कैसे सजा दी जा रही है। दया के लिए तो यहाँ पे कोई जगह थी नहीं, समझिए कैसे। इस समय बदला लेने के लिए शोर मच रहा था, क्योंकि जो अंग्रेज थे बहुत ज़्यादा मतलब विद्रोहियों से नुकसान खा चुके थे। ब्रिटेन में तो इनके खिलाफ मांग चल ही रही थी, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो ऐसे में हर तरफ यही शोर मचा हुआ था अंग्रेजों में कि बस हमें क्या करना है, बदला लेना है। अगर ऐसे में मान लो जब सारे अंग्रेज ये कह रहे हो कि हमें बदला लेना है और ऐसे में कोई नरम सुझाव दे दे आके, तो जाहिर सी बात है उसका मजाक तो उड़ाएंगे सभी। तो ऐसा ही हुआ कुछ। देखिए क्या हुआ कि विद्रोहियों के प्रति अंग्रेजों के मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा था। वो चाहते थे कि जितने विद्रोही हैं उनको जान से मार दिया जाए। ठीक है, इस समय लेकिन जो गवर्नर जनरल था कैनिंग, इसने क्या ऐलान करा, इसने जो ऐलान करा उसके बाद इसका बहुत मजाक उड़ाया गया। इसने ऐलान करा कि जो विद्रोही हैं इनके साथ नरमी से पेश आओ, यानी ये जो विद्रोही जिन्होंने हमें मारा पीटा है, अंग्रेजों को मार दिया काट दिया, इनके साथ नरमी से पेश आओ और दया भाव से सिपाहियों की वफादारी, इस दया भाव से अगर हम इनके साथ पेश आएंगे तो सिपाहियों की वफादारी हासिल होगी हमें, ऐसा कहा। तो इसीलिए अंग्रेज इसका खूब मजाक बना रहे थे। तो मजाक कुछ इस प्रकार से बनाया इस चित्र के जरिए। ध्यान से देखो, एक व्यक्ति है जो कि कैनिंग है, इसने एक सिपाही के सिर पे हाथ रख रखा है, सिपाही के हाथ में तलवार है, दूसरे हाथ में कटार है, इससे खून टपक रहा है। तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरीके से मजाक कैसे बनाया देखो, इन पे व्यंग करते हुए ब्रिटिश पत्रिका थी कोई पंच नाम की, उसके पन्ने में कार्टून पर छपा। कार्टून था जिसमें कैनिंग जो है, ये कैनिंग है, ये एक भव्य नेक बुजुर्ग के रूप में दिखाया कि ये बहुत अच्छा बुजुर्ग है। और इसके हाथ में एक सिपाही, इसका मतलब हाथ जो है सिपाही के सिर पे है और इसके हाथ में नंगी तलवार और कटार लिए हुए हैं, यानी इसके हाथ में क्या है, तलवार है और दोनों से खून टपक रहा है। तो ये व्यंग करने के लिए बनाए गए ये कार्टून वगैरह। ठीक है, तो ये समझ लो मजाक बनाने के लिए। आगे देखिए, राष्ट्रवादी दृश्य की कल्पना।
लास्ट टॉपिक है, बिल्कुल खत्म हो चुका है। यहाँ से केवल मार्शल योजना और एक दो टॉपिक हैं वो इंपॉर्टेंट है, बाकी क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछे जाते ज़्यादा। देखिए 20वीं सदी में राष्ट्रवादी आंदोलन को 1857 के घटनाक्रम से प्रेरणा मिली। 20वीं शताब्दी मतलब क्या, जब ये 1900 से लेके 1947 तक का जो संघर्ष आपको दिखेगा ये सारा 20वीं शताब्दी का माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि 47 में देश आज़ाद हो गया था, इसलिए उसके बाद का नहीं, उससे पहले का जो माना जाएगा। तो ये 20वीं शताब्दी है। बहुत सारे बच्चे 20वीं शताब्दी को इस तरीके से देखते हैं 2000, लेकिन आप गलत समझते हो, ठीक है। तो 20वीं सदी में राष्ट्रवादी आंदोलन को 1857 का जो घटनाक्रम है इससे प्रेरणा मिल रही थी, यानी जो 1947 से पहले जो आंदोलन हुए उसको प्रेरणा मिल रही थी 1857 के घटनाक्रम से। 1857 का विद्रोह जो था ये पहले स्वतंत्रता संग्राम के रूप में याद किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि इस आंदोलन में देश के हर तबके से यानी सभी वर्गों से लोगों ने जो साम्राज्यवादी शासन था, साम्राज्य का विस्तारवादी शासन था अंग्रेजों का, उसके खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। इतिहास लेखन की तरह कला और साहित्य ने भी 1857 की यादों को जीवित रखा, क्योंकि बहुत सारा लिटरेचर मिलता है जिसमें 1857 के विद्रोह की बातें मिलती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ ध्यान रखनी है। विद्रोह में जो नेता थे, चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई हो या अन्य कोई हो, इनको नायक की तरह पेश किया गया, हीरो की तरह, क्योंकि ये देश के लिए लड़े थे और देश के लिए मरे भी थे। इन लोगों ने अंग्रेजों के दमनकारी शासन के खिलाफ क्या करा, लोगों को उत्तेजित किया, लोगों को एक साथ लेकर आए। रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, आप देखते हो, पढ़ा भी आपने छोटी क्लासों में, ये एक हाथ में तलवार दूसरे हाथ में घोड़े की जो रास है, रस्सी होती है, उसको लिए दिखाई देते हैं। और मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए, उसकी मुक्ति के लिए लड़ने वाली वीरता और गौरवगान के रूप में इनको देखा जाता है। कई सारी कविताएं जो हैं रानी लक्ष्मीबाई पे आपको देखने को मिल जाती हैं। और इनको, रानी लक्ष्मीबाई वैसे तो एक महिला थी, पर इनको मर्दाना शख्सियत के रूप में हमेशा चित्रित किया जाता है, कहीं पे भी आप देखो। और जो दुश्मनों को मौत की नींद सुलाते हुए आगे बढ़ रही थी, इस तरीके से दिखाया जाता है। तो यहाँ से जो हमारा चैप्टर था, पार्ट जो था पार्ट 4, वो खत्म हो चुका है। आप हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लो, उसमें आपको टेस्ट मिल जाएंगे। ये टेस्ट के डेज हैं, जैसे ज्योग्राफी के सैटरडे को, पोल साइंस का संडे को अपलोड होता है, हिस्ट्री का ट्यूसडे को होता है, इको का फ्राइडे को होता है। और इसके अलावा आप जाओगे वहाँ पे आपको कई सारे टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी आने वाले समय में हिंदी और अन्य सब्जेक्ट के भी टेस्ट हम वहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।